नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, शिक्षा संकाय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा में नवाचारी तथा वैकल्पिक अभ्यास, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस। इस विषय पर हम 4 मुख्य क्षेत्रों पे हम बात करेंगे, जो शैक्षिक नवाचार तथा प्रयोग, भारतीय अभ्यास भारतीय परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, शैक्षिक नवाचार तथा प्रयोग वैश्विक प्रयास के रूप में, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा ई लर्निंग, और शिक्षा में समावेशी अभ्यास। आइए प्रारंभ करते हैं शैक्षिक नवाचार तथा प्रयोग भारतीय अभ्यास। नवाचार शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो नवाचार का मतलब है हमारे आचरण में नयापन। नवाचार शब्द अपने आप को ही अपनी व्याख्या करता है स्वयं ही। जब हम अपने व्यवहार में कोई नया प्रयोग करते हैं, नया कुछ परिवर्तन लाते हैं, ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप में हो सकता है, बहुत वृहद रूप में हो सकता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य एक ही होता है कि जो हम व्यवहार से परिणाम पा रहे हैं, उस परिणाम की गुणवत्ता में सुधार, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना। शिक्षा में नवाचार शिक्षकों को अन्वेषण और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उनकी रचनात्मकता का विकास होता है। शिक्षकों में सृजनात्मकता और रचनात्मकता बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप विद्यालयी संस्कृति, विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव और शिक्षकों को की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन आता है। नवाचार किन किन क्षेत्रों में हो सकता है जब हम शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं, तो नवाचार विद्यालय भवन के संदर्भ में, कक्षाओं के संदर्भ में, प्रयोगशालाओं, आईसीटी से संबंधित संसाधनों, खेल के मैदानों और शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचों में हम परिवर्तन ला सकते हैं, नवाचार ला सकते हैं, जिससे कि हमें परिणाम और बेहतर मिले। इसके साथ ही हम नवाचार विषय सामग्री, हमारी मेथोडोलॉजी, शिक्षण शास्त्र, किस प्रकार से हम पठन पाठन का कार्य संपादित कर रहे हैं, किन विधियों के द्वारा मूल्यांकन हम किस तरीके से कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसे हम बना रहे हैं, इन सभी में हम नवाचार ला सकते हैं। साथ ही साथ नवाचार विद्यालय समुदाय, सहकर्मी संबंध, शिक्षक और प्रशासक के मध्य पारस्परिक संबंध। तो ये तो हमने बातें करी कि किन क्षेत्रों में हम काम करके शिक्षा के संबंध में नवाचार को ला सकते हैं। अब कुछ शिक्षा में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, कुछ ऐसे नाम आते हैं जिनसे सीधे नवाचार हमारे संज्ञान में आता है। पहला है बहुउद्देशीय विद्यालय। बहुउद्देशीय विद्यालय की संकल्पना माध्यमिक शिक्षा आयोग सन 1951-52 में आई। भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास पैटर्न और आकार का विश्लेषण करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा आयोग को दिया गया। इसके माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के उपायों की अनुशंसा करने के लिए भी इन सब कार्यों का अधिकार माध्यमिक शिक्षा आयोग को दिया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालयी शिक्षा को एक नए प्रणाली के रूप में जाना, 8+3, जिसमें 8 जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, 8 वर्ष की शिक्षा, और 3 जो है वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा से के लिए सम्मिलित किया गया है। यह प्रत्येक विद्यार्थी को उसके द्वारा चुने गए अध्ययन के विषयों, पाठ्यक्रम में अपनी स्वाभाविक योग्यता और प्रवृत्ति का उपयोग करने और विकसित करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। बहुउद्देशीय विद्यालय में जो आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई जो हीन भावना है, इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पढ़ना हेय दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखा जाता था, उस भावना को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं बहुउद्देशीय विद्यालय। ये विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो विद्यार्थियों के लिए वरीयताओं के व्यापक अवसर और सुविधा प्रदान करते हैं। ये जो एकल मार्गीय शिक्षा प्रणाली होती है, उनकी सीमाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और इनमें विद्यार्थी अपनी रुचि और अभिक्षमताओं के अनुरूप अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है।
इसका मतलब यह हुआ कि बहुउद्देशीय विद्यालय जो हैं, वो व्यक्तिक विभिन्नता का जो कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति, हर बालक अलग है, एक दूसरे से अलग है, उसकी रुचियाँ, उसका मानसिक स्तर, उसका पूरा व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न है। अगर भिन्न है तो उसी अनुरूप उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस बहुउद्देशीय विद्यालय का जो संप्रत्य है, इसमें व्यक्तिक विभिन्नताओं को पर्याप्त स्थान दिया गया है। बहुउद्देशीय विद्यालय विज्ञान और मानविकी की मुख्य धारा के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त साइंस और आर्ट्स, हम हमेशा देखते हैं कि हम या तो साइंस पढ़ रहे हैं या आर्ट्स पढ़ रहे हैं। इससे थोड़ा सा अलग हटके बहुउद्देशीय विद्यालय शिल्प और कला, जहां हमारा साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व होता है, कौशल इन्वॉल्व होते हैं, उनसे संबंधित शिक्षा के लिए औपचारिक पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम वातावरण प्रदान करते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालय श्रम की गरिमा और आत्मनिर्भरता, जो गांधीवादी विचारधारा है, उसको बहुउद्देशीय विद्यालयों ने अपने पूरी संकल्पना के अंदर बहुत अच्छे से समाहित किया है, क्योंकि विभिन्न शिल्प और हस्तकारी औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकृत है बहुउद्देशीय विद्यालय। ये अनुभवजन्य ज्ञान प्रदान करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप करके सीखते हैं इसमें। साथ ही साथ ये समुदाय के साथ एक मजबूत बंधन बांधते हैं, और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं छात्र में, एक अच्छा तांत्रिक नागरिक तैयार करने में सहायता करते हैं। ये तो हुई इतनी सारी बातें कि बहुउद्देशीय विद्यालयों के बारे में इतनी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ कमियां रही जिसकी वजह से बहुउद्देशीय विद्यालय बहुत अधिक नहीं चल पाए। सबसे पहली कमी थी जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं, स्पेशलाइज्ड टीचर्स। जो हमने कहा कि बहुउद्देशीय विद्यालय कला और मानविकीय की शिक्षा से परे हस्त कौशल पर विभिन्न प्रकार की कलाओं को सिखाने में विश्वास करते थे, तो इसके लिए ट्रेंड शिक्षकों की आवश्यकता थी। साथ ही साथ आदर्श पाठ्यक्रम और पुस्तकों की आवश्यकता थी, जिसकी उपलब्धता न होने के कारण बहुउद्देशीय विद्यालयों की जो संकल्पना थी, वो धराशायी होती सी प्रतीत हुई। इसके अलावा किसी भी योजना को आगे बढ़ने के लिए सरकार का सपोर्ट, राज्य की सहायता के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे थोड़ा सा राज्य के सहयोग का अभाव रहा। बहुउद्देशीय विद्यालयों के बाद हम बात करेंगे सामान्य विद्यालय प्रणाली। सामान्य विद्यालय प्रणाली 1964-66 में कोठारी आयोग ने अपनी रिकमेंडेशंस में दी थी। एक सामान्य विद्यालय प्रणाली का अर्थ एक ऐसी प्रणाली जो बच्चों को उनकी जाति, प्रजाति, समुदाय, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शारीरिक मानसिक क्षमता के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है, विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक साथ लाती है और इस प्रकार समतावादी और एक एकीकृत समाज के उदय को बढ़ावा देती है। सामान्य विद्यालय प्रणाली प्रत्येक बच्चे को धर्म, जाति, प्रजाति, इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देती है, और विद्यालय शिक्षा का जो भी खर्च होता है वह राज्य के द्वारा वहन किया जाता है। बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है। सामान्य विद्यालय प्रणाली में अगर शिक्षा के माध्यम की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से प्रदान की जाती है, और सामान्य विद्यालय प्रणाली को अक्सर हम समान विद्यालय प्रणाली के साथ हम गलत समझ लेते हैं। इन दोनों का संदर्भ अलग है। सामान्य विद्यालय प्रणाली जो है वो लोकल लेवल को, कम्युनिटी को स्वीकार करता है, जबकि सामान्य विद्यालय प्रणाली लोकल कम्युनिटी को, उसके एंगेजमेंट को स्वीकार करती है, जबकि समान विद्यालय प्रणाली इससे कोई सरोकार नहीं रखती, इसको कोई भी महत्व नहीं देती। साथ ही साथ जो आपकी सामान्य विद्यालय प्रणाली है वो शैक्षिक स्वायत्तता के साथ
प्रत्येक विद्यालय को एक अलग पहचान देती है। शिक्षण शिक्षण की जो विधि है, वह बाल केंद्रित होती है और यह दलितों, आदिवासियों को, सांस्कृतिक और जातीय अल्पसंख्यकों और शारीरिक अथवा मानसिक चुनौती वाले बच्चों में संवेदनशीलता और सामाजिक सहानुभूति का पोषण करती है। कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन ने यह भी कल्पना की कि ऐसी प्रणाली को विकसित करने के लिए पड़ोसी विद्यालय स्थापित किए जाएं। अब ये जो पड़ोसी विद्यालय की बात हम कर रहे हैं, पड़ोसी विद्यालय का मतलब है कि एक एरिया में एक स्कूल हो और उस स्कूल में आसपास के सभी बच्चे उसी स्कूल में जाएं। इसके फायदे क्या होंगे? इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि अगर पड़ोसी विद्यालय में बच्चा जा रहा है, तो आसपास का जो सांस्कृतिक वातावरण है, जो कल्चर है, जो समुदाय के लोकाचार हैं, उसको उस बच्चे को समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस चीज से पहले से काफी हद तक परिचित है। औपचारिक रूप से उसमें उन गुणों का और मजबूती से हम विकास कर सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पड़ोसी विद्यालय की शिक्षा होने से जो बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली है हमारी, जो धनाढ्य वर्ग है, वो अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूलों में भेजता है, जिसकी वजह से धनी वर्ग और मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के बीच में एक खाई बनती चली जाती है। तो ये जो समाज में स्ट्रैटिफिकेशन है, वो पड़ोसी विद्यालयों के माध्यम से काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसी कड़ी में जो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में नवाचार की बात कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना अ, जो ग्रामीण परिवेश के बालक बालिकाएं हैं, उनको उचित अवसर न मिलने की वजह से वो बाकी समाज से पीछे रह जा रहे थे। उनको क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वो वंचित रह जा रहे थे। इस उद्देश्य के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय समानता और सामाजिक न्याय न्याय के उत्कृष्टता के उद्देश्य को पूर्ण करता है। देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रहने और सीखने तथा उनकी पूरी क्षमता विकसित करने के अवसर प्रदान करता है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं में मूल्यों का समावेश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और शारीरिक शिक्षा सहित अन्य और गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। जवाहर नवोदय विद्यालय यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थी त्रिभाषा सूत्र में परिकल्पित 3 भाषाओं में उचित स्तर की योग्यता प्राप्त करें। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा का जो माध्यम है, 8वीं कक्षा तक मातृभाषा या द्वितीय भाषा होती है और उसके बाद गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया जाता है और सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। नवोदय विद्यालय योजना की एक बहुत ही अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि एक विशेष भाषाई क्षेत्र के लोग या बच्चों को एक अलग भाषाई क्षेत्र यानी दूसरे नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ प्रवासन की योजना इसमें होती है। इस क्रिया से ये जो हम एक भाषाई क्षेत्र के बच्चों को दूसरी भाषाई क्षेत्र वाले विद्यालय में प्रवासन के लिए भेजते हैं, इससे भारत की संस्कृति, भारत की विविधता और बहुलता को समझने में छात्र को और आसानी हो जाती है। और जो समृद्ध छात्रावास जीवन है नवोदय विद्यालय का, शिक्षकों के मध्य रहकर गहन अंतःक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, सारे स्कूल्स रेजिडेंशियल हैं और उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से बच्चों का व्यक्तित्व होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय की चर्चा करने के बाद
अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004 में वंचित समुदायों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र योजना के रूप में आरंभ की गई थी और इसे सन 2007 में शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था। इस योजना का लक्ष्य उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन में लिंग अंतर, जो जेंडर रेशियो है, उसको कम करना था। इस योजना की परिकल्पना है कि आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करके जो वंचित समुदाय की लड़कियां हैं उन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके लिए सुनिश्चित की जा सकती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में खोले गए थे, जिसमें सन 2001 की जनगणना के संदर्भ में महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। वैसे ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका योजनाओं विद्यालयों का आरंभ किया गया था और साथ ही साथ उन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई थी जहां जनजातीय आबादी अथवा बड़ी संख्या में विद्यालय न जाने वाली लड़कियों का संकेंद्रण था। साथ ही वो इलाके जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जनसंख्या अथवा बड़ी संख्या में विद्यालय न जाने वाली लड़कियां थीं। वह इलाका जहां निम्न महिला साक्षरता वाला क्षेत्र था और वैसा स्थान जहां बड़ी संख्या में छोटी छोटी बिखरी हुई बस्तियां थी और आसपास विद्यालय, योग्य विद्यालय नहीं था। ऐसे स्थानों का चुनाव किया गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को खोलने के लिए, जिससे कि जो पिछड़े वर्ग की, जो वंचित वर्ग की छात्राएं हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। साथ ही साथ इस योजना से लैंगिक असमानताओं को भी कम करने का प्रयास किया जा गया और यह वंचित ग्रामीण लड़कियों को शहरी बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह उन लड़कियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है जो गैर नामांकित हैं, जिनका कहीं नामांकन नहीं हुआ है या ड्रॉप आउट जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं, उनको मुख्य धारा में, औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए तैयार करता है। साथ ही साथ शिक्षा के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लड़कियों को कौशल युक्त भी बनाता है ताकि वो दिन प्रतिदिन की अपनी दैनिक समस्याओं से निपट सके और यह विद्यालय जो है वो महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत ही सकारात्मक योगदान देता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को जानने के बाद अब हम बात करेंगे बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा गांधी जी की दी हुई है और गांधी जी का जो विचार है, उनके सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का व्यवहारिक अवतार बुनियादी शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के हाथ, मस्तिष्क और हृदय को एकीकृत करना और आत्मनिर्भर, आत्म जागरूक और आत्म अनुशासित करना है। गांधी जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो आत्मनिर्भर है, आत्म जागरूक है और आत्म अनुशासित है, वो हिंसा से मुक्त होगा, अहिंसक होगा, न्यायपूर्ण होगा और एक शांतिपूर्ण समाज के योगदान में अपना सहयोग दे सकेगा। बुनियादी शिक्षा जो है इसमें सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होता है और स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किसी न किसी हस्तचालित उत्पादक कार्य पर केंद्रित यह शिक्षा प्रणाली होती है। मतलब कोई भी हस्त कौशल विद्यालय में, बुनियादी शिक्षा के विद्यालय में सिखाया जाता है, जिससे कि वह विद्यालय स्वयं उस कौशल
के माध्यम से आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सस्टेनिंग बने और शिक्षकों के पारिश्रमिक की व्यवस्था उसी हस्त कौशल के माध्यम से या विद्यालय के जो अन्य खर्चे हैं वो उस कौशल के माध्यम से उनको प्राप्त किया जा सके। गांधी जी की जो 3H और 3R की संकल्पना है वह समग्र विकास के लिए एक रूपरेखा देती है। इसमें 3H जो है वो हेड जो आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, हैंड जो आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट से संबंधित है, और जो आपका तीसरा H है हार्ट, वो आपके अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अब 3R की बात करते हैं तो 3R रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, पढ़ना, लिखना और अंक गणित सम्मिलित है। बुनियादी शिक्षा की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यह शिक्षा अहिंसा, शांति और समानता के मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करती है। इन मूल्यों को विकसित करने पर केंद्रित है। यह मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है, हस्तचालित कार्यों को महत्व देती है और सामुदायिक जीवन की सराहना करती है। यह चरित्र निर्माण और अच्छे आचरण को विकसित करने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता भी शिक्षा का भाग मानती है। यह ज्ञान और क्रिया को एकीकृत करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सीखने में आनंद मिलता है और आजीवन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार किया जा सकता है। यह एक आत्मनिर्भर नागरिक को तैयार करती है जो किसी भी बाहरी और आंतरिक भय से मुक्त होता है। यह पुष्टि करती है कि शिक्षा से विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास होता है। यह समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। बुनियादी शिक्षा की तरह ही सेवाग्राम आश्रम आनंद निकेतन है जो कि वर्धा में स्थित है, और ये जो बुनियादी शिक्षा का परिसर है उसी परिसर में 1937 से 1974 तक नई तालीम का प्रयोग किया गया था। इसमें महात्मा गांधी, E.W. आर्यनायकन और आशा देवी आर्यनायकम की ऐतिहासिक विरासत है। आनंद निकेतन सन 1974 में बंद कर दिया था और फिर इसे सन 2005 में फिर से खोला गया, और यह भी बुनियादी शिक्षा की तरह मस्तिष्क, हाथ और हृदय की देखभाल करके विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी क्रम में अगर हम पुविधान लर्निंग सेंटर का नाम ना लें तो हम जो नवाचारों की बात कर रहे हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो हमारा पूरा टॉपिक अधूरा रह जाएगा। पुविधाम लर्निंग सेंटर जो है वो सन 2000 में धर्मपुरी तमिलनाडु में आरंभ किया गया था, और यह केंद्र जैविक खेती पर केंद्रित है। यह स्थानीय समुदाय के लिए पानी, ऊर्जा, भोजन, इन सब मामलों में आत्मनिर्भरता के विचार के साथ काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी अपने पर्यावरण के साथ एक बहुत ही मजबूत संबंध विकसित करे, पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करे, और विद्यार्थी जो है इस विद्यालय में, इस लर्निंग सेंटर में, वो आसपास के जो गांव हैं वो वहीं के रहने वाले हैं। इस विद्यालय में कई शिल्प आधारित उत्पादक गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे बुनाई, कटाई, साबुन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, और इनकी जो विद्या का माध्यम है वे तमिल और अंग्रेजी भाषा में होता है। और बहुत ही मुख्य बात यह है कि इस पूरे लर्निंग सेंटर में स्थानीय समुदाय का समावेश देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कलकेरी संगीत विद्यालय। कलकेरी संगीत विद्यालय की स्थापना सन 2002 में कर्नाटक के धारवाड़ में हुई थी। विद्यालय वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, और यह संगीत की भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जो है उसके संरक्षण के लिए काम करता है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य और नाटक यहाँ के पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग है। इसके अतिरिक्त विद्यालय कर्नाटक राज्य बोर्ड का अनुसरण करता है पाठ्यक्रम के लिए, और विद्यालय शिक्षा और संगीत
दोनों में छात्रों को समग्र विकास का अवसर दिया जाता है और विद्यालय का यह मानना है कि संगीत के माध्यम से बालक अपने जीविकोपार्जन के लिए अच्छा प्रयास कर सकता है, उसको इसके लिए अच्छा काम मिल सकता है। और आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कलकेरी संगीत विद्यालय के छात्र भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक में पारंगत हैं और ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का पाठ भवन सन 1925 में स्थापित हुआ था और उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध माई स्कूल के लक्षणों की कुछ पहचान की थी, जो उनके अनुसार बालक के विकास में बाधा डालते हैं। टैगोर जी के अनुसार यह विद्यालय आदत निर्माण का काम करते हैं। ये आदत निर्माण करने के केंद्र हैं जो बालक को प्रकृति से दूर ले जाते हैं। बालक के विकास के लिए प्रकृति के साथ एकता सुचारू विकास के लिए आवश्यक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार जो उस समय की शिक्षा प्रणाली थी, उसमें आत्म अनुभूति का कोई मूल्य नहीं था और वह केवल सक्रिय बच्चे को एक मूक बच्चे में बदल देता था। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का निबंध माई स्कूल पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने स्कूली शिक्षा से असंतुष्ट थे और उन्होंने असंतुष्टता को उस निबंध में डाला है। उनके अनुसार जो विद्यालय है वो जीवन रहित रंगहीन होते हैं। उनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, आइए इसको जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि विद्यालय या जो शिक्षा है वो आत्मा की मुक्ति के लिए सच्चा समर्थन प्रदान करने वाली होनी चाहिए और मस्तिष्क को अपने स्वयं के सपने बनाने के लिए निडर स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बालक को प्रकृति के बीच में रखकर प्राकृतिक रूप से उसके सर्वांगीण विकास की ओर ले जाया जाना चाहिए। पाठ विद्यालय एक आवासीय स्वरूप का विद्यालय है और जो आश्रम की प्राचीन प्रणाली है वैसी ही प्रणाली में शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया जाता है। विद्यालय जंगल से घिरे हुए स्थान पर छोटी छोटी झोपड़ियों में विद्यालय है और जो कक्षाएं हैं वो पेड़ों की छाया में आयोजित की जाती है। कक्षाओं का वातावरण अत्यंत ही सामंजस्यपूर्ण है और पाठ्यक्रम को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। विद्यालय विषयों को पढ़ाने के अतिरिक्त शिक्षकों और विद्यार्थियों ने प्रकृति के लय का अध्ययन को वरीयता दी है। रिदम्स ऑफ नेचर, उसको प्रायोरिटी देके, उसको वरीयता देके उसका अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र भ्रमण, प्रकृति भ्रमण, भ्रमण पाठ्यक्रम, भ्रमण ये पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग है। और जब बच्चों को प्रकृति भ्रमण या क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाया जाता है तो उन्हें वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ के कीटों, पक्षियों, पौधों, पक्षियों और पौधों के जीवन चक्र जैसी अवधारणाओं का निरीक्षण करने के लिए बल दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और इसी विधि से जो इस तरीके के संप्रत्यय हैं उनको पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम का मुख्य घटक कला, मानवीय मूल्य और सांस्कृतिक विकास के अभ्यास। विद्यालय प्रबंधन का एक स्व शासन मॉडल प्रचलित है। विद्यालय अपना प्रबंधन खुद के एक मॉडल से करता है। मॉडल क्या है? जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, पाठ भवन के जो विद्यार्थी हैं, वो अपने विद्यालय की देखभाल का उत्तरदायित्व उनके पास होता है और विद्यालय में 7 विभाग होते हैं जिनमें छात्रों को अलग अलग विभागों में डाला जाता है। 7 विभाग क्या है? साहित्य, शास्त्र, स्वास्थ्य, परिवेश, पर्यावरण, क्रीड़ा, खेल और सेवा। यह चुनाव के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ बनाया जाता है और इन विभागों में सक्रिय भागीदारी निभाकर विद्यार्थी अपने विद्यालय का प्रबंधन करते हैं, साथ ही साथ अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास करते हैं। आइए बात करते हैं श्री अरबिंदो आश्रम के परिसर में मीराम्बिका द फ्री प्रोग्रेस स्कूल।
द फ्री प्रोग्रेस स्कूल मिराम्बिका की स्थापना सन 1981 में दिल्ली में अरबिंदो आश्रम के परिसर में हुई। समग्र शिक्षा, जिस तरीके से अभी हमने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, समग्र शिक्षा मस्तिष्क, हाथ और हृदय के बीच अंतः संबंध को देखती है, जो व्यक्तियों के संभावनाओं को प्रकट करने में सहायता करती है, जो इंडिविजुअल के पोटेंशियल्स हैं उनको बाहर लाने में ये जो हमारा मस्तिष्क, हृदय और हाथ का इंटरैक्शन है वो हेल्प करता है हमारे जो छुपे हुए पोटेंशियल्स हैं उनको बाहर लाने में। और यह केवल पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान नहीं प्रदान करता, बल्कि कौशल देने तक कौशलों को भी बखूबी देता है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपना अस्तित्व खोजने में सक्षम बनाता है। श्री अरबिंदो ने जो समग्र शिक्षा की संकल्पना दी है, उसमें 3 सिद्धांत दिए हैं। कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आत्मा के पास आत्मज्ञान है। आवश्यकता है उस बालक को उस आत्मज्ञान की ओर ले जाने की। शिक्षम अधिगम क्रियाएं ऐसी हो जिससे बालक अपनी आत्मा से जुड़ने में सक्षम बने। दूसरी समग्र शिक्षा का सिद्धांत है मस्तिष्क को अपने विकास के लिए स्वयं से परामर्श लेना चाहिए। तीसरा है निकट से दूर तक कार्य करना, अर्थात जो हमारे पास है, जो हमें प्राप्त करना है उस तक जाना है। मतलब पहले आत्मज्ञान चाहिए, अपने आप को पहचानना है, और उसके बाद हमारा परिवेश, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र धीरे धीरे अपने से आगे की तरफ बढ़ना है। अ, जो अरबिंदो आश्रम का द फ्री प्रोग्रेस स्कूल है, यह बिल्कुल ही हरित परिसर है, जहाँ पे विद्यालय में शारीरिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है, और बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से अलग-अलग समूह, 3 से 4 वर्ष के बच्चे एक समूह में, 4 से 5 वर्ष के बच्चे एक समूह में, और उनको अलग-अलग रंगों के नाम से उन समूहों को बाँटा जाता है, और शिक्षकों को दिया या दिया कहा जाता है, और शिक्षक और जिनको दिया या दिया कहा जाता है और छात्रों का एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक संबंध होता है। 8:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक इनका शिक्षा का कार्यक्रम चलता है, और आमतौर पर जैसे हम पढ़ने से दिन की शुरुआत करते हैं, स्कूली दिवस की शुरुआत करते हैं, इस स्कूल में दिन की शुरुआत खेल-कूद और उसके बाद संगीत सुनकर ध्यान करने से किया जाता है। विद्यालय मूल्यांकन की जो नीति है वो बहुत ही लचीली है, कोई परीक्षा, संरचित परीक्षा नहीं है। अध्यापक जो है वो अवलोकन करता है और शिक्षार्थियों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मूल्यांकन मॉडल जो है वर्णनात्मक और अनिर्णयात्मक है, और साथ ही साथ इसमें स्व-मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन की पद्धति का उपयोग किया जाता है। जोड़ो ज्ञान दिल्ली का एक संगठन है जो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम संसाधन और खिलौने तैयार करता है। इन खिलौनों के माध्यम से ज्यादातर गणित और विज्ञान की शिक्षा में सहायता मिलता है। नली कली है, नली कली का अर्थ होता है आनंदमय अधिगम, और यह एक यूनिसेफ की सहायता प्राप्त परियोजना है जो सन 1975 में मैसूर जिले में आरंभ की गई थी। बेसिकली नली कली में जो उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया जिसमें बच्चों की उपस्थिति स्कूल में नहीं होती थी। बच्चे मुख्य रूप से कृषि श्रम, घरेलू श्रम या घूमने फिरने में लगे रहते थे, या मौसमी प्रवासन प्रवासन के कारण। तो इन समस्याओं का समाधान नली कली या आनंदमय अधिगम के माध्यम से समाधान, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अभी तक हमने जो नवाचारों की बात की वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में थे। अब हम उन नवाचारों की चर्चा करेंगे जो वैश्विक स्तर पर जाने जाते हैं। उनमें से कुछ भारतीय हैं, कुछ विदेशी हैं, और जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में अपनी पहचान छोड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लद्दाख क्षेत्र की। आप सबने सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा। इन्होंने सेकमॉल और HIAL नामक मूवमेंट चलाए। सेकमॉल जो है वो आपका स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, और HIAL जो है वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग है।
इन दोनों मुहिमों से शिक्षा जगत में सोनम वांगचुक ने अद्भुत योगदान दिया है और यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सोनम वांगचुक ने उत्तरी भारत, विशेषतः लद्दाख के जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उससे हम सब परिचित हैं। और जो इस दुर्गम इलाकों में शिक्षा की चुनौतियां थी, उसको काफ़ी हद तक सोनम वांगचुक ने सेमकॉल और HIAL के माध्यम से शिक्षा को शिक्षा का प्रसार प्रचार और लद्दाख के आम व्यक्ति तक पहुंचाने का बहुत सफल प्रयास किया है। लद्दाख उत्तरी कोने पर भारत के होने के कारण पूरी वर्ष बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से वहाँ सुविधाएं और सहायतों की दृष्टि से वह अलग थलग पड़ा रह जाता है। साधनों का अभाव है और वहाँ पर जो शिक्षा प्रदान की जाती है, वो पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 तक उर्दू माध्यम में और 9 और 10 अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत, 9 और 10वीं कक्षा से शुरुआत अंग्रेजी की जाती है। चूंकि ये दोनों भाषाएं, उर्दू और अंग्रेजी, लद्दाख के बच्चों के लिए उनकी ना तो मातृभाषा है, ना क्षेत्रीय भाषा है, तो इसके लिए बच्चों को जो इन भाषाओं में निर्देश दिए जाते हैं, वो उनको समझने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही साथ जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उसमें जो उदाहरण दिए होते हैं, जो कंटेंट दिया होता है, वो उनके वातावरण से, उनके लोकल लेवल से अपरिचित होता है। और जो उदाहरण, उनको इस तरीके के उदाहरण समझने में बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इन सब कारणों की वजह से स्कूलों में कम नामांकन या विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों का दर काफ़ी ऊंचा रहता है और 10वीं कक्षा के जो बोर्ड के परिणाम हैं, वो काफ़ी निराशाजनक रहते हैं। इन सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए सोनम वांगचुक ने सेमकॉल और HIAL जैसी मुहिम चलाई। इससे यहाँ पे करके सीखना, इनोवेशन, रिसर्च के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कोई भी बंधन नहीं है शिक्षा में, लचीलापन है। शैक्षिक और सांस्कृतिक विद्यार्थी आंदोलन लद्दाख का परिसर एक पारिस्थितिकीय गांव है, इकोसिस्टम है, इको विलेज है के रूप में विकसित हो चुका है, जहां विद्यार्थी और कर्मचारी, ऐच्छिक कार्यकर्ता साथ साथ रहते हैं, कार्य करते हैं और सीखते हैं। यह कोई परंपरागत विद्यालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां व्यवहारिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और पारंपरिक ज्ञान, मूल्य एवं कौशलों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पूरा परिवार सौर ऊर्जा से तापित है। विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ अपनी प्राचीन लद्दाखी लोक नृत्य, गीत और इतिहास को सीखते हैं। और मुख्य रूप से परिसर को चलाना, परिसर का, विद्यालय परिसर का प्रबंधन करना, देखभाल का कार्य विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है। शैक्षिक और सांस्कृतिक विद्यार्थी आंदोलन लद्दाख के दूरवर्ती क्षेत्रों, विशेषतया ग्रामीण अथवा वांछित पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को सतत भविष्य के चुनाव और निर्माण करने हेतु ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करने का प्रयास करता है यह सेकमॉल और HIAL। यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का अनुसरण किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से अधिगमकर्ताओं में नेतृत्व, सांस्कृतिक जागरूकता और उद्यमिता जैसे गुणों का विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग सहयोगी साथियों का एक ऐसा नेटवर्क निर्मित करता है जो अनुसंधान, शिक्षण एवं उसकी अदला बदली एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों का आयोजन करता है और नियमित रूप से अतिथि प्राध्यापकों और औद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यानों को प्रदान करने की सुविधा देता है। रिसर्च एंड इनोवेशन को फॉलो करता है। अनुसंधान एवं नवाचार इसके प्रत्येक पहलू में समाहित है और जीवंत अधिगम प्रयोगशालाओं के माध्यम से वास्तविक जीवन परियोजनाओं द्वारा कार्य करते एवं सीखते हैं। तो ऐसा है सोनम वांगचुक का सेकमॉल और HIAL मुहिम।
आगे बात करेंगे हम बेयरफुट कॉलेज। बेयरफुट कॉलेज बंकर राय द्वारा 2010 में बंकर राय को इस बेयरफुट कॉलेज की वजह से जाना गया और इनको 1986 में पद्मश्री पा चुके हैं। और इस बंकर कॉलेज से इन्होंने सौर इंजीनियर्स, बुनकर, वास्तुकार और चिकित्सक हमारे समाज को दिए हैं। बेयरफुट कॉलेज एक ऐसा संस्थान है, ऐसा संगठन है जो ज़्यादातर महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की शिक्षा पर बल देता है। या कोई प्रमाणन की शिक्षा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। इसमें आपको कौशलों से युक्त करके समाज में अपना योगदान देने के लिए आपको उस तरीके से विकसित किया जाता है। और इसमें सोलार ब्रिज विद्यालय और सोलार ट्रांजिशन विद्यालय की 2 तरीके की स्कीम्स चलती हैं। सोलार ब्रिज विद्यालय जो है, वो बच्चे जो दिन में काम करते हैं, अपनी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण वो शाम को पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यालयों को सोलार ब्रिज विद्यालय कहा गया है। और वे बालक जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को बीच में रोक चुके हैं और अपने साथियों से, अपने हम उम्र वालों से बहुत पीछे रह चुके हैं, तो उनको उस पड़ाव से उनके हम उम्र के वाले बच्चों तक ज्ञान का संचरण करने के लिए ब्रिज ट्रांजिशन विद्यालय कम समय में उन तक उतना ज्ञान, उनको सक्षम बनाने के लिए कार्य करता है। इस नवाचार में जो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था है, वो बिल्कुल ही अनूठी है और वैसी शिक्षा व्यवस्था शायद ही पूरे विश्व में कहीं देखने को मिले। सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा एवं शिक्षण के समान अवसर प्रदान करना फिनलैंड की शिक्षा नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य है। गुणवत्ता, दक्षता, समता और अंतर्राष्ट्रीयकरण फिनिश नीति शिक्षा नीति के मुख्य शब्द हैं। यह मुफ्त शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है और शिक्षा सार्वजनिक रूप से अनुदानित है। फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है, यह जान के आप सभी को आश्चर्य होगा कि फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां विद्यार्थियों में उच्च पठन दक्षता और उच्च जीवन संतोष, आज इस स्ट्रेसफुल लाइफ में जीवन संतोष कहीं खो गया है। लेकिन फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जहाँ पे बच्चों में उच्च पठन दक्षता और उच्च जीवन संतोष दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे अपने पढ़ने के बाद अन्य गतिविधियों और जो जीवन में संतुलन संतुलन बनाने के लिए वो जिस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, उसकी वजह से उनका जो उच्च जीवन संतोष है वो हमेशा ही उच्च बना रहता है। जो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था है वो 3 सिद्धांतों पर काम करती है। बचपन बच्चे अपना बचपन जिएँ। वहाँ 7 वर्ष की आयु से पहले बालक को विद्यालय में नहीं भेजा जाता है। 7 वर्ष की आयु में बालक को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। 7 से 16 वर्ष की आयु तक बालक विद्यालय में रहता है और एक ही सिर्फ परीक्षा होती है वहाँ पर। लेस होमवर्क। लेस होमवर्क, बच्चे को 7 वर्ष की आयु से जब वो औपचारिक शिक्षा शुरू करता है, तो होमवर्क, गृह कार्य बहुत कम दिया जाता है और धीरे-धीरे उसका गृह कार्य बढ़ता है। और विद्यालय में जो 7 साल का बच्चा है, उसको होमवर्क ज़्यादा देने की बजाय खेलना, उसकी रुचियों को विकसित करना, उसमें सॉफ्ट स्किल, व्यवहारिक कौशल को विकसित करना, इन सब चीज़ों पे अधिक समय दिया जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर बच्चों में जीवन संतोष स्तर हमेशा उच्च रहता है। और तीसरा सिद्धांत है नो एग्जाम्स। पूरे 9 वर्ष की बुनियादी शिक्षा के काल में सिर्फ एक बार स्कूल का एग्जाम होता है। और एक और मुख्य बिंदु है फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में रिस्पेक्ट टू टीचर ऑटोनॉमी। जो शिक्षक को स्वायत्तता है, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वो फिनलैंड में बिल्कुल दिया जाता है। शिक्षक अपने शिक्षण एवं संसाधनों की योजना स्वयं बनाता है और उसको क्लास में यूज़ करते हैं। उन्हें शिक्षण शास्त्र का विशेषज्ञ समझा जाता है, इसलिए उन्हें कक्षा में पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है। अब हम बात करेंगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग 2 शब्दों से मिलके बना है, ओपन एंड डिस्टेंस, जिसको आप मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। मुक्त का क्या अर्थ है और दूरस्थ का क्या अर्थ है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। मुक्त का मतलब कि आपके पास समय, कंटेंट, आपकी स्पीड
इन सब बंधनों से आप औपचारिक रूप में से किसी बंधन से नहीं बंधे हैं। डिस्टेंस का मतलब है छात्र और शिक्षक के बीच की दूरी। तो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे छात्र और शिक्षक में दूरी है और छात्र स्वतंत्र है, जो विषय वस्तु है उसको अपनी सुविधा अनुरूप, अपने समय अनुरूप, अपने स्थान अनुरूप, अपनी गति अनुरूप उसको ग्रहण करने के लिए। भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ सन 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। फिर उसके बाद 1982 में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और आप सबको परिचित है कि हमारा यह विश्व प्रसिद्ध इग्नू 1985 में अस्तित्व में आया। आपका जो ये मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, इसमें आपको पहले टेक्नोलॉजी जब यूज़ होने लगी तो इसमें थोड़ा-सा चेंज आया। पहले क्या था कि आपके पास प्रिंट मटेरियल आ जाता था और उस प्रिंट मटेरियल से आप पढ़ते थे, आपके कॉन्टैक्ट आवर्स होते थे और आपके एग्ज़ाम्स या प्रैक्टिकल्स होते थे। जब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ, जब तकनीकी का हस्तक्षेप हुआ, तो ये जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा परिवर्तन आया। तकनीकी ने कंटेंट को और आसानी से हमारे पास उपलब्ध कराया और साथ ही साथ इसमें अंतःक्रियाशीलता बढ़ी। मैं जो अंतःक्रियाशीलता शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप सब इंटरनेट पे वेबसाइट्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इन सब से बखूबी परिचित हैं। तो जब आप इनमें किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं, तो उनमें बटन्स होते हैं। आप उन बटन्स को सेलेक्ट करके मान लीजिए आप अपने लिए कोई शर्ट खरीद रहे हैं, तो आप उस शर्ट का साइज़ देख सकते हैं, किस तरीके की शेप है, अलग-अलग एंगल से आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब आपका कंटेंट आपके पास आता है, तो आप उस कंटेंट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्वेरीज को रेज कर सकते हैं, आपका कोई डाउट है, आप उस पे असाइनमेंट्स लेते हो, क्विज को सॉल्व करते हो, उसमें डिस्कशन फोरम होता है। मतलब जिस तरीके से कक्षा में आप शिक्षक के साथ या अपने सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करते हो, उसी प्रकार तकनीकी के हस्तक्षेप से आप मुक्त और दूरस्थ अधिगम में भी अंतःक्रियाशीलता आप अंतःक्रिया आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ई अधिगम। ई अधिगम क्या है? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, अधिगम लर्निंग। ई लर्निंग जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम प्रयोग होता है, वह ई लर्निंग कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर का प्रयोग करके कुछ सीख रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग करके कुछ सीख रहे हैं, लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने इग्नू के जो लेसन्स हैं, टीवी पे आप सुनते हैं, रेडियो पे आप सुनते हैं। ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके आप प्राप्त कर रहे हैं। ये सब ई-अधिगम का उदाहरण है। ई-अधिगम में आप ऑनलाइन पुस्तकों को स्वयं जैसे पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से भी सीख सकते हो। ई-अधिगम की सबसे बड़ी ख़ासियत होती है कि यह अलग-अलग समय पर या एक ही समय पर बड़ी संख्या में अधिगमकर्ताओं को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अगर आप एक कक्षा की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 40, 60 या 100 बच्चे उसमें आप बैठ सकते हैं और एक शिक्षक को सुन सकते हैं। लेकिन ई अधिगम के माध्यम से एक शिक्षक द्वारा दिया गया लेक्चर या कंटेंट, ई कंटेंट सैकड़ों सैकड़ों बच्चों तक एक समय में पहुंच सकता है। तो आप देखिए ई कंटेंट कंटेंट ने जो डिलीवरी मोड है उसको कितना सरल बना दे दिया है। यह नेटवर्क बनाने में भी मदद करता है ई लर्निंग, और लोगों और संसाधनों को विभिन्न स्थानों से जोड़ता है। ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। क्लास में आपने टीचर को सुना, आप दोबारा सुनना चाहें तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ई कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट आपके पास है, तो आप उसको जितनी बार चाहें सुन सकते हैं, जितनी बार चाहें टेक्स्ट है, ई टेक्स्ट है आपके पास, आप जितनी बार चाहें उसको पढ़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ई अधिगम हमेशा दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा है? हमें हमेशा दूरस्थ शिक्षा से ही जुड़ा है? नहीं, ई अधिगम
आपकी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग से भी, ट्रेडिशनल टीचिंग से भी जुड़ा है और दूरस्थ शिक्षा से भी जुड़ा है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अपने क्लास में कुछ पढ़ाता है और बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंटरनेट का प्रयोग करके कुछ जानकारी एकत्रित करने को देता है, कुछ प्रोजेक्ट देता है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का प्रयोग हो रहा है, वहाँ से बच्चों को ज्ञान लेना है। ये भी आपका ई अधिगम का हिस्सा है। ई अधिगम को 2 तरीके से विभाजित किया जाता है, तुल्यकालिक उपागम और अतुल्यकालिक उपागम। तुल्यकालिक उपागम, जो शिक्षक और छात्र एक ही समय पर एक दूसरे को सुन रहे हैं, जैसे अभी यह इस सेशन का प्रसारण जो हो रहा है, ये तुल्यकालिक उपागम है। अतुल्यकालिक उपागम आप मेल के माध्यम से, जिसमें शिक्षक और छात्र एक साथ जुड़े नहीं हैं, छात्र अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी गति के अनुसार उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। ये अतुल्यकालिक उपागम होता है। जो ई अधिगम है, वो शिक्षक के द्वारा निर्देशित किया जाता है। एक शिक्षक ही उस कंटेंट का निर्माण करता है, उसका निर्देशन करता है और ई कंटेंट कई बार प्रमाणन देता है, सर्टिफिकेट आपको देता है, कई बार आपको सर्टिफिकेट नहीं देता। आपके इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप बिना सर्टिफिकेट के भी प्राप्त कर सकते हो और कुछ हैं जिनके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वालों द्वारा तैयार किया गया। यह एक अच्छी तरीके से परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार होता है और इसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ये आपको आपकी सुविधा के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें प्रश्नोत्तरी और परीक्षणों का उपयोग करके आप इसको सीख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें डिस्कशन फोरम होता है। आपके लिए आपके पास एक चर्चा करने का प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे आप एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को रेज कर सकते हैं, आपके अगर कोई विचार हैं आप उनको वहाँ पे साझा कर सकते हैं। ई अधिगम के लाभों पर अगर हम बात करें तो ई अधिगम, अभी हमने जिक्र किया कि एक समय में बहुत अधिक छात्रों को सुविधाजनक पूर्ण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ आपको अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से शिक्षा पाने में सक्षम बनाता है। लेकिन इतनी खूबियों के बाद इसके नुकसान भी है। सबसे पहले यह डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं है, इनके बीच की खाई को ये गहरा करता जाता है। डेटा यूसेज, इसमें वाईफाई, डेटा कंजप्शन या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन डंपिंग की बहुत बड़ी समस्या है। आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं और कई बार देखते हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सटीक है। इसके अलावा भाषा एक बहुत बड़ा बाधक है इसमें। अधिकतर कंटेंट जो है वो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से जो हिंदी भाषीय छात्र हैं वो जितना लाभ उठा पाना चाहिए वो उससे वंचित रह जाते हैं। साथ ही साथ जब हम ई अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, हमारे नेत्रों की दृष्टि पर असर डालता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो पोस्चर है उसको स्पॉन्डिलाइटिस और इस तरीके की बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसका गलत प्रयोग भी होता है। छात्र कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल लेकर ई कंटेंट पढ़ते हैं और कई बार वो गेम्स वगैरह की लत लग जाती है। आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते ही होंगे, समाचारों में पढ़ते ही होंगे इसके बारे में। इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक और कंसेप्ट आता है मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग इज, आप जब किसी गैजेट को, पोर्टेबल है, आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, वैसे संयंत्र के माध्यम से जब आप अधिगम करते हो तो वो मोबाइल लर्निंग कहलाता है। आपका पाम टॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, आप यात्रा के दौरान भी उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, अधिगम कर सकते हो। आप कक्षा में नहीं बैठ के आप विश्वविद्यालय या कॉलेज के लॉन में बैठे हो, वहाँ पे भी उसका प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि ये संयंत्र जो है ये पोर्टेबल होते हैं, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, इसलिए इनको मोबाइल लर्निंग कहा जाता है। मिश्रित अधिगम, जहाँ पे आप दोनों और ट्रेडिशनल क्लास और ई लर्निंग को मिक्स करते हो।
ई लर्निंग में आप लर्निंग ऐप्स जो कुछ आपके पास फ्री हैं, कुछ पेड हैं, आप उनका प्रयोग करते हो, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक प्लेटफॉर्म, जैसे क्लास में शिक्षक आपको कंटेंट डिलीवर करता है, असाइनमेंट देता है, आपसे असाइनमेंट कलेक्ट करता है, आपकी ग्रेडिंग करता है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं जिन पे हम ऑनलाइन मोड में टीचिंग कर सकते हैं, और जो क्लास में काम करते हैं, एग्जाम्स लेना, आपके डिस्कशंस कराना, ये सारी चीज़ें हम उस पे कराते हैं। और जो आपकी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके लिए ऑथरिंग टूल्स होते हैं, जिन शिक्षकों को प्रोग्रामिंग का ज्ञान नहीं है, वो भी इसका प्रयोग करके आसानी से एलएमएस को प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्वयं खुद से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ई लर्निंग के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके उद्देश्य शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, शिक्षा की समानता को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज वो शैक्षिक साधन हैं जो निर्बाध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो आपकी पब्लिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध हैं, और इसके अंतर्गत आप उनका अध्ययन कर सकते हो, अध्यापन कर सकते हो, उनसे रिलेटेड रिसर्च आदि को आप उपयोग कर सकते हो। ये अगर लाइसेंस मुक्त है। इसके अलावा कुछ लाइसेंस्ड होते हैं जिनको आप परमिशन लेके आप उनको यूज कर सकते हो। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो शिक्षक और छात्र दोनों के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। टीचर जो है वो अपने आप को अप टू डेट रहने के लिए, इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए इनको यूज कर सकता है, ओपन लाइसेंस कंटेंट को, और स्टूडेंट जो है वो एडिशनल लर्निंग के लिए इन रिसोर्स एज अ रिसोर्स इसको यूज कर सकता है। अब नवाचार में एक और बात आती है विविधता की। जो हमारा जो समुदाय है, हमारा परिवेश है, वो उसमें बहुत प्रकार की विविधता आपको देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, मूल्य आधारित विविधता, लिंग आधारित, रंग रूप आधारित, आपके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको विविधता देखने को मिलेगी। जब हम इस विविधता को अपने मेन स्ट्रीम एजुकेशन में समाहित करते हैं, तो हम इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं या समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थी को समान शिक्षा देना या प्रदान करना। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों से तात्पर्य उनमें से कुछ बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट हो सकते हैं, या किसी शारीरिक कमी से ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे सुनाई न देना, दिखाई न देना, चलने में कठिनाई, मानसिक रूप से विकलांगता, या पढ़ने लिखने में कठिनाई, या अन्य बच्चे कुछ होते हैं एक वर्ग जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है सामान्य बच्चों के साथ, उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना, और किसी प्रकार की असमर्थता होने पर उनको उससे दूर करने का प्रयास करना, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज के साथ जोड़ना, उनको समाज के लिए उपयोगी बनाना, और साथ ही साथ उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी बच्चा अपनी शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह जाए, और इस संकल्पना में जागरूकता की भावना को भी विकसित करना समाहित है। समावेशी शिक्षा में अध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यापक को कक्षा में जो समावेशन के बच्चे हैं उनको पहचान किया जाना चाहिए, उसको विद्यालय में स्वीकार किया जाना चाहिए, और उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। साथ ही साथ यह अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके प्रति समाज को, अभिभावकों को जागरूक करे, बच्चों को निर्देशन दिए जाने चाहिए, और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके मूल्यांकन में अनुकूलन होना चाहिए। उपलब्धि और नैदानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और शिक्षण में यथासंभव इस प्रकार के बालों के योग्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।
इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं, जो जैसे पेरेंट्स का नकारात्मक व्यवहार, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं होना, जो स्थानीय समुदाय है उसका सहयोग ना मिलना, टीचर्स का नेगेटिव एटीट्यूड, हमारे भारत में कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होना, और जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो उतना लचीला नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि ट्रेन्ड टीचर्स हों हमारे पास, पेरेंट्स को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, और हर बालक को जो उसका सम्मान मिलना चाहिए, वो देना चाहिए। और कोई भी कक्षा में गतिविधि हो रही है, उसमें ऐसे बच्चों का को अवश्य ही सहयोगी बनाना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सके, बच्चों की सिवियरिटी के अनुसार लर्नर नीड जो है, सिवियरिटी ऑफ द लर्नर नीड्स, उसके अकॉर्डिंग क्लास के साइज़ को रखा जाना चाहिए। तो आइए अब हम एक बार चर्चा कर लें कि आज हमने किन-किन विषयों पे बात की है। आज हमने शिक्षा में नवाचार भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसके बाद हमने डिस्कस किया शिक्षा में नवाचार वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, फिर मुक्त और ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग के पर हमने चर्चा करी। उसमें ई-लर्निंग, एम-लर्निंग, मिश्रित अधिगम, स्वयं पोर्टल, मूक्स, और अंत में हमने समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा के अर्थ को जाना, समावेशी शिक्षा में किन बालकों को समावेशित किया जाता है, इसमें अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है, और किस तरीके से जो समावेशन की चुनौतियाँ हैं, हम उनको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।